सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है एक पैथोलॉजी का टॉपिक है, तो आज अपन पैथोलॉजी की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी सीरीज को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आगे जो भी लेक्चर्स होंगे वो ईसीजी एंड पैथोलॉजी दोनों के स्टार्ट करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो पैथोलॉजी का स्टार्ट करते हैं टॉपिक मायोकार्डियल इस्कीमिया से। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया होता क्या है, ठीक है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं, तो वो सब कंप्लीट अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। पूरे लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। लेक्चर जो है थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो पूरे लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया पढ़ने से पहले अपन को ध्यान देना है कि इस्कीमिया क्या होता है, इस्कीमिया या इस्कीमिया जो भी कहते हैं इसको। तो इस्कीमिया होता क्या है, तो इस्कीमिया का मतलब होता है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट के पास या बॉडी के किसी भी ऑर्गन के पास अगर अपर्याप्त ब्लड सप्लाई जाए, ठीक है। मतलब अपर्याप्त ब्लड सप्लाई का मतलब जैसे मान के चलिए किसी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए उसको कितना ब्लड चाहिए, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए। एग्जांपल लीजिए, उसको 1 लीटर ब्लड चाहिए, पर उसके पास 1 लीटर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। उसके पास मान के चलो 500 ml पहुंच पा रहा है, आधा लीटर पहुंच पा रहा है या 250 ml पहुंच पा रहा है, तो मतलब उसके पास जितना उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता, तो उस स्थिति को कहते हैं, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। इस्कीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो मायोकार्डियल जो है वो अपन यूज करते हैं मायोकार्डियम के लिए। मायोकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम हार्ट की मिडिल लेयर होती है, ठीक है। बीच वाली लेयर को अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की वो कौन सी होती है, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम लेयर जो है उसका काम क्या होता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने का काम होता है। जो पंपिंग का जो काम रहता है वो किसका काम रहता है, मायोकार्डियम का काम रहता है। अब मायोकार्डियम को पंप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए किसकी जरूरत रहती है, ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। और ऑक्सीजन किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, ब्लड के द्वारा। तो यहाँ पे बात है कि अगर मायोकार्डियम को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिले, ठीक है, जितना उसकी मेटाबॉलिक नीड है, जितना उसको काम करना है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है या ब्लड जो है उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, अपर्याप्त मिले, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे ही आपको समझ में आएगा डेफिनेशन। अब डेफिनेशन अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया इज ए कंडीशन, एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है इन विच ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को जो ऑक्सीजन सप्लाई है इज इनसफिशिएंट, जो क्या हो जाती है, अपर्याप्त हो जाती है। इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त हो जाती है टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द कार्डियक मसल्स। भाई कार्डियक मसल्स को जितनी डिमांड है, ठीक है, जितना उनको वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी ऑक्सीजन की डिमांड पूर्ति नहीं हो पाती और क्या हो जाता है, अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई पहुंचती है, अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। आपको आया समझ में। नेक्स्ट अब लाइन अपन देखते हैं, वो क्या है, इट यूजुअली अकर ड्यू टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। ये क्यों होती है, अक्सर किस वजह से होती है, जब कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। अब यही आपको चीज समझनी है। देखिए क्या होता है भाई, ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट की मायोकार्डियम जो लेयर है, एग्जांपल लीजिए आपकी हार्ट की मायोकार्डियम, ठीक है, ये आपकी मायोकार्डियम लेयर है। इस मायोकार्डियम लेयर को सप्लाई पहुंचती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई जाती है, किसके द्वारा जाती है, तो एक टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा इससे पहले, वो है कोरोनरी आर्टरीज। क्या है, कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, ऐसी आर्टरीज, ऐसी आर्टरी जो किसको ब्लड सप्लाई देती है, अपने हार्ट को। मतलब हार्ट को, जैसे कि आपका हार्ट है, हार्ट का क्या काम करता है, पूरी बॉडी को ब्लड को पंप करने का काम करता है, पंप करता है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई जाती है। अब हार्ट पंप कर रहा है, इसको ज्यादा सप्लाई चाहिए भाई, इसको भी तो काम, ये जब इतना ज्यादा काम कर रहा है तो इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी तो ब्लड चाहिए, तो इसको ब्लड कौन देता है, कोरोनरी आर्टरीज। तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ये आपके पूरे हार्ट के अंदर फैली हुई रहती है, ठीक है। ये पूरे हार्ट के एक एक पार्ट को जो है ब्लड सप्लाई देती है। अब अगर इन कोरोनरी आर्टरी, जैसे मान के चलिए ये आपकी कोई कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी को मैं यहां बना देता हूं, ये ठीक है, और ये आपके इस पार्ट को, इस हार्ट के एक छोटा सा मैंने पार्ट निकाल दिया, ये वाला, ठीक है। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ बना दिया। अब एग्जांपल लीजिए आपकी कोरोनरी आर्टरी है और ये आपका हार्ट का कोई पार्ट है। तो एग्जांपल लीजिए अगर आपके इस कोरोनरी आर्टरी में से ब्लड जा रहा है, ठीक है, इसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिल रहा है तो ये प्रॉपर पंप करेगा। पर किसी कारण की वजह से, किसी डैमेज की वजह से, किसी थक्का बनने की वजह से, ठीक है, ब्लड क्लॉट बनने की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए, किसी भी कारण की वजह से क्या जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ब्लॉक होने के कारण आगे जो ब्लड है वो क्या जाएगा, कम जाएगा। जितना उसको मिलना चाहिए, ठीक है, जितना उसको काम करने के लिए मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो इसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम।
क्या हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके हार्ट की मायोकार्डियम लेयर जो है भाई, हार्ट के मायोकार्डियम लेयर ही है, तो इसको क्या है, अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई मिल रही है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस पूरी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है, यहाँ पे लिखा है इट इज अकर ड्यू टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो। भाई ये जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी कमी होने के कारण भाई यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा था। अब एग्जांपल लीजिए, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो आगे ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। यहाँ से 5 लीटर आ रहा है और ब्लॉकेज के कारण यहाँ पे सिर्फ 3 लीटर जा पा रहा है, तो आगे जो ब्लड फ्लो है उसकी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो यही चीज है कि इट इज यूजुअली अकर ड्यू टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो। कोरोनरी ब्लड फ्लो में कमी होने के कारण ये होता है, मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमनली किस वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आपके फैट या कोलेस्ट्रॉल इनका डिपोजिशन। भाई अगर आपका फैट, जैसे आप फैट खाते हो या कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेते हो, तो वो कोलेस्ट्रॉल या फैट जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वो क्या बना लेते हैं, एक ऐसा गुच्छा टाइप बना लेते हैं। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं प्लेक। क्या कहते हैं, PLAQUE, प्लेक। तो ये प्लेक क्या करता है, आपकी आर्टरी को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। और आर्टरी ब्लॉक होगी तो आगे सप्लाई जो है वो कम जाएगी, और सप्लाई कम जाएगी तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया कहेंगे। ठीक है, और अगर लंबे समय तक ये इस्कीमिया रहेगा तो आपके क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मेनली किस वजह से होता है, ये मेनली किस वजह से होता है, आपके कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, मतलब मेन जो कॉज है इसका वो क्या है, कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई फैट या कोई कोलेस्ट्रॉल का एक गुच्छा बन गया है, जिसके कारण वो जो है आपके आगे ब्लड सप्लाई को नहीं जाने दे रहा, वो ब्लॉकेज कर रहा है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी क्या हो रही है, नैरो हो रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये किस वजह से होता है, मेनली मायोकार्डियल इस्कीमिया किस वजह से होता है, मेनली कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस्कीमिया कॉजेज मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल डिस्टर्बेंस इन द मायोकार्डियल सेल। ठीक है, जो इस्कीमिया है, इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, आपकी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल डिस्टर्बेंस। भाई ऐसा समझिए, आपको बॉडी, जैसे आप खुद के पे लीजिए कि आपको काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एक लीटर ब्लड की जरूरत होती है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, 1 लीटर की ब्लड की जरूरत है, पर अगर आपको 500 ml मिलेगा तो आपका जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जैसे कि कुछ सेल्स है, उसको वर्क करने के लिए आपको उसको 1 लीटर ब्लड चाहिए। ठीक है, और उसको 1 लीटर ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, तो उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपकी इस्कीमिया होने की वजह से क्या हो सकता है, आपके फंक्शनल डिस्टर्बेंस, फंक्शन के अंदर जो सेल्स है उनके फंक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है। उसके अलावा मेटाबॉलिक मतलब उनकी वर्क करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसके अंदर कमी आ सकती है। भाई जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, रिलैक्सेशन करेगी, तो मेटाबॉलिक और फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्यों होगा, भाई ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को मिलता है, ठीक है, फिर एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होने के बाद में जो सेल्स है वो वर्क करती है अपना। पर यहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी कम होगी तो सेल्स काम कम करेगी, काम कम करेगी तो पंपिंग कम होगी। तो उसकी मेटाबॉलिक और फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाने की वजह से आपकी क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक और फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है मायोकार्डियल सेल्स के अंदर। एंड में लीड्स टू चेस्ट पेन। और क्या होगा पेशेंट के, इसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन स्टार्ट होने लग जाएगा पेशेंट के, चेस्ट पेन होगा, ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ रिड्यूस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम लेयर की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। प्रॉपर हार्ट जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। भाई ऐसा समझिए, उसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए उसको सप्लाई की जरूरत है, ब्लड सप्लाई की जरूरत है, पर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाने के कारण वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता जो है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, रिड्यूस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ सीवियर इस्कीमिया, मतलब अगर लंबे समय तक या बहुत ज्यादा इस्कीमिया हो जाए, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाए, मान के चलिए ये ब्लॉकेज है, अगर ये ब्लॉकेज ज्यादा ही हो जाए तो ज्यादा होने के बाद में क्या होगा, एग्जांपल ये आपकी ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज अगर ज्यादा हो गई तो यहां से जो ब्लड जा रहा है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और लंबे समय तक अगर ये चीज रहती है तो आपकी जो ये सेल्स है, यहाँ की जो जिस पार्ट को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है, अगर उसको ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रही है अगर उसको नहीं
नहीं मिलेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो अगर सीवियर इस्कीमिया है, लंबे समय तक परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक अगर वो सेम रहता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इट कैन कॉजेज इरिवर्सिबल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसकी वजह से क्या होगा, इरिवर्सिबल मायोकार्डियल इंफार्क्शन मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब हार्ट अटैक, मतलब पेशेंट की सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा पेशेंट को। ये जो पार्ट है, इस पार्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल, एक बार डेथ हो गई तो वापस जो है ये सही नहीं होता, मतलब जिस पार्ट की डेथ हो गई वापस सही नहीं होता। तो इरिवर्सिबल मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब ऐसा जो ये यहाँ की जो इस पार्ट की जो सेल्स है, इस पार्ट की सेल्स की डेथ हो जाएगी और ये वापस कभी रिकवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसी को अपन हिंदी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के हार्ट अटैक आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन की बात करें तो मायोकार्डियम जो है वो क्या है, मायोकार्डियम को कौन ब्लड सप्लाई करती है, आपकी कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू कौन सा ब्लड सप्लाई होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो है कैसे, कोरोनरी आर्टरीज दो भागों में बढ़ती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं किस प्रकार से होती है। देखिए ये इस प्रकार से होती है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट के अंदर एक आर्टरी आती है आपकी लेफ्ट साइड में और एक जाती है आपके राइट साइड में। जो राइट साइड में जा रही है ये है आपकी कोरोनरी आर्टरी एक जाती है लेफ्ट साइड में और एक जाती है राइट साइड में, ठीक है। तो ये निकलती कहां से ओरिजिनेट होती है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। ये आपकी एरोटा है, ठीक है। एरोटा के साइनस ऑफ वाल्साल्वा नाम का एक पार्ट होता है, ठीक है। एरोटा के यहाँ पे इस पार्ट को क्या कहते हैं, साइनस ऑफ वाल्साल्वा। तो यहां से ओरिजिनेट होती है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक राइट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट में जाती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो राइट में जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी तो आपके राइट साइड को ब्लड सप्लाई देगी और लेफ्ट वाली आपकी लेफ्ट को ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है। तो यही चीज है भाई, मायोकार्डियम को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो आर्टरीज में डिवाइड होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब बात करते हैं, ये तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन कितना लिखना है। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, कॉजेज, मतलब क्या क्या कारण है, मतलब किसी पेशेंट के मायोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा है तो किस किस कारण की वजह से हो रहा है, तो वो कारण अपन पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पहला है ए, ठीक है। पहले ए के बारे में बात करेंगे, फिर बी के बारे में बात करेंगे। तो ए के बारे में बात करते हैं तो डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो। पहला कारण क्या है, पहले कारण की बात करें तो मतलब अगर कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो। एग्जांपल लीजिए कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो आपको उस फिजिकल वर्क को करने के लिए आपको 4 रोटी की जरूरत है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आपको उस फिजिकल वर्क को करने के लिए 4 रोटी की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैं जो सप्लाई है, सप्लाई कितनी है, 4 रोटी की सप्लाई हो रही है अपन को, ठीक है। अगर वो सप्लाई मैं कम कर दूं, 2 ही कर दूं, तो उससे क्या होगा, तो अब 2 ही सप्लाई है, मतलब आगे से जो है सप्लाई 2 ही आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपन पहले कंडीशन की बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, मतलब जो सप्लाई अपन को मिल रही है उसकी कमी हो, तो उसकी कमी के कारण कौन कौन से कारण हैं, मतलब उसकी कमी किस किस कारण की वजह से हो रही है, तो वो कंडीशंस अपन पहले पढ़ेंगे। नेक्स्ट बी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी होने के कारण कौन कौन से कारण है। तो पहला कारण है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कोई भी हार्ट या स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस अगर आर्टरी के चिपक जाता है, ठीक है, वो चिपक के अगर ब्लॉकेज क्रिएट करे तो उसको अपन क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर, एग्जांपल लीजिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी फैट मॉलिक्यूल्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है चिपक के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, प्लेक, क्या कहेंगे, प्लेक। और ये प्लेक यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आर्टरी यहाँ पे जो है, आर्टरी का जो रास्ता है, जाने का रास्ता, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आर्टरी क्या हो रही है, नैरो हो रही है, ठीक है। और आर्टरी नैरो हो रही है तो सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ पे कम, और सप्लाई कम हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। आई बात समझ में। तो ये पूरी कंडीशन हो रही है किस वजह से, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो वो चीज मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करी, वो आपको समझना है भाई। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, इसको अपन क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। ये जो बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। अब ये बनता किस प्रकार से, वो भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए आपकी आर्टरी है, ठीक है। तो इस आर्टरी के अंदर क्या होगा, जैसे अगर किसी पेशेंट के लंबे समय से बीपी है या आपके डायबिटीज है या स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है पेशेंट, तो उन स्थिति की वजह से क्या होता है, मान के चलिए किसी पेशेंट के लंबे समय से बीपी है,
है। तो आपकी जो अंदर वाली लेयर है इसको अपन कहते हैं एंडोथीलियल, ठीक है। आर्टरी अंदर वाली लेयर क्या कहते हैं, एंडोथीलियल। तो एंडोथीलियल लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है भाई, तेज बीपी, जैसे तेज ब्लड प्रेशर, जब तेज ब्लड जो है किसी चीज से टकराएगा भाई, आर्टरी अंदर वाली लेयर उससे टकराएगा तो वहां पे डैमेज कॉज कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप पाइप है, आप पानी का पाइप आप लेते हैं और तेजी से कहीं मारते हैं तो वहां पे जहां पे भी वो पड़ता है वहां पे डैमेज हो जाता है, ठीक है। आप चाहे जमीन पे देखिए चाहे दीवार पे मार के देखिए, अगर लंबे समय तक आप वो चीज करते हैं तो सामने जो चीज है जिस पे टकरा रहा है पानी वो डैमेज हो सकती है। तो सेम चीज यहाँ पे भाई, अगर ब्लड प्रेशर तेज रहेगा तो जैसे मान के चले यहाँ पे टकरा रहा है तो यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डैमेज होगा, ठीक है। आर्टरी एंडोथीलियल लेयर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो सब यहाँ पे आके इकट्ठा होने लग जाएंगे, ठीक है। फैट, कोलेस्ट्रॉल, आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है, वो सब चीजें जो है यहाँ पे आके चिपकने लग जाएगी। और चिपकने के बाद में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लेक। कौन सा प्लेक, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। क्या कहेंगे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, क्योंकि किससे बना होता है, ये आपका बना होता है फैट से, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है, इनसे बना होता है। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनेगा जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजेस नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है ये आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी को क्या कर देगा, नैरो कर देगा भाई। अब जो रास्ता जो है जाने का वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो गया। तो कम होने की वजह से क्या होगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या हुआ, डिक्रीज। कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला कॉज आपको समझ में आया, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट कॉज की मैं बात करूं तो वो है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का मतलब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन। मतलब अगर यहाँ पे तो अपन बात कर रहे थे किसकी, कि कोई प्लेक बन रहा है। प्लेक क्या होता है, कोई फैट कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे क्या, अब मैं बोलूं कि अगर कोई आर्टरी के अंदर कोई थक्का जम जाए, ठीक है, ब्लड क्लॉट जम जाए, ठीक है। अब ये थक्का अगर जम गया तो ये भी क्या कर सकता है, आगे ब्लड सप्लाई को धीरे कर सकता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को धीरे कर सकता है। ब्लड फ्लो को धीरे करने की वजह से क्या हो सकता है, आगे सप्लाई कम जाएगी तो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉज पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल या कंप्लीट, या तो हाफ डैमेज, हाफ ब्लॉकेज हो सकता है, या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट हो सकती है। या तो हाफ रुकावट हो सकती है, मान के चलिए ये कोई आर्टरी, इस आर्टरी के अंदर अगर ये पूरा थक्का जम गया तो कंप्लीट हो गई, ठीक, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट हो गई। और यहाँ पे बात करूं मैं, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो ये क्या है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब थोड़ी सी जगह, ज्यादा जगह या हाफ जगह रुकावट हुई है या फुल जगह रुकावट हुई है। तो पार्शियल ब्लॉकेज हो सकता है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, या ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो या ब्लॉकेज बोल दो। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रुकावट हो सकती है, तो हाफ या कंप्लीट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सडन डिक्रीज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो, कोरोनरी ब्लड फ्लो के अंदर सडन अचानक से कमी आ जाएगी भाई। जो सप्लाई जो जा रही है, जो ब्लड फ्लो जो जा रहा है उसमें अंदर सडनली कमी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म का मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म हो जाए। स्पाज्म का मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कोई पाइप से आप पानी देते हैं तो पानी देते समय पे कभी कभार पाइप के अंदर आंटी लग जाती है, वो घूम जाता है और वहां से सडनली जो है ब्लड सप्लाई जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब पानी बिल्कुल बंद हो जाता है आंटी लगने के कारण। सेम ऐसा कोरोनरी आर्टरीज के अंदर है। अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी किसी प्रकार से किसी कारण की वजह से आंटी लग जाए, ठीक है, वो घूम जाए, स्पाज्म हो जाए, चिपक जाए, ठीक है, या कॉन्स्ट्रिक्ट, सिकुड़ जाए, तो उनके सिकुड़ने की वजह से आगे जो ब्लड सप्लाई जा रही है, एग्जांपल ये कोई कोरोनरी आर्टरी ये यहां से सिकुड़ गई और सिकुड़ने के बाद में यहां से सिकुड़ेगी तो आगे जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और अगर सप्लाई बंद हो गई तो पेशेंट हार्ट को सप्लाई कम मिलेगी, उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो अगर किसी पेशेंट के कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो तो इसका मतलब क्या है भाई, सडन टेम्पररी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज का सडन अचानक से टेम्पररी कुछ समय के लिए कॉन्स्ट्रिक्शन, सिकुड़ जाना, ठीक है। सिकुड़ने की वजह से क्या हो सकता है, आपके कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो सकता है। कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो पेशेंट के मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कॉज हो गए। आगे कॉज अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे अपन आगे बात करते हैं। तो आगे देखते हैं कॉजेस के बारे में, क्या क्या कॉजेस जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉज की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट कॉज है आपका हाइपोटेंशन, मतलब बीपी का कम होना। अगर बीपी कम हो जाए या पेशेंट शॉक में चले जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, कैसे आपके मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। तो देखिए बीपी के कारण कैसे होता है, अगर सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, अगर सडनली क्या हो जाए, कम हो जाए, गिर जाए, तो गिरने के कारण क्या होगा, आपका कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। एग्जांपल लीजिए कि आपकी ये आर्टरी है, आर्टरी के अंदर
ब्लड जो है वो नॉर्मल फ्लो करता है और आपके ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक है, और आपके प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसको मिलती है। पर अगर तेज पहुंचेगा तो भी इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और धीरे जाएगा, अगर ब्लड जितना धीरे जाएगा तो उसको जो जितना जल्दी मिलना चाहिए उतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, भाई देखिए जो प्रेशर होता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी होता है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी ब्लड तेजी से फ्लो करता है ताकि पर्याप्त मात्रा में हर पार्ट को मिल सके, हर प्रॉपर ऑर्गन्स को मिल सके, प्रॉपर पार्ट को मिल सके। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीपी के लो होने की वजह से, ठीक है, ज्यादा लो होने की वजह से क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर वो ब्लड है प्रॉपर प्रेशर से नहीं फ्लो कर पाता, ठीक है, वहां पे जो सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, जिस प्रेशर से सप्लाई होनी चाहिए वो कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है, डिक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। परफ्यूजन मतलब कि एक तरह से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की ब्लड के द्वारा सप्लाई है, ठीक है, तो वो जो सप्लाई है उसका जो सप्लाई का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। क्यों, बीपी के कम होने की वजह से, और जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हुआ और क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सीवियर एनीमिया, मतलब एनीमिया का लोकल लैंग्वेज में बात करें तो खून की कमी। एग्जांपल लीजिए भाई, खून की कमी हो जाए पेशेंट के, तो बहुत ज्यादा अगर खून की कमी हो गई, खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन, देखिए आपको पता है ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, तो हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है, भाई ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है एक जगह से दूसरी जगह, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, कम जाएगा, तो जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो मायोकार्डियम तक कम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो अब जो टिश्यूज है, ठीक है, हार्ट के जो टिश्यूज है उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी और क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। ये तो बात चल रही थी अपनी किसकी वजह से, अगर पेशेंट के क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाती है जिस कारण से, सॉरी डिमांड, वो सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है जिस वजह से, तो सप्लाई कम होने के कॉजेस तो ये है। डिमांड बढ़ने की कॉज क्या है भाई, किस किस कारण की वजह से, भाई एक एग्जांपल आपने देख लिया कि मैंने कहा कि कोई इंसान है उसको 4 रोटी काम करने के लिए चाहिए, पर अगर उसको मैं 2 रोटी दूं तो 2 रोटी कम किस वजह से हुई, तो वो तो ये सारे कारण है, मतलब उसको सप्लाई किस वजह से कम हुई, सप्लाई किस वजह से कम हुई, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, एक थ्रोम्बोसिस की वजह से, स्पाज्म की वजह से, ठीक है, हाइपोटेंशन बीपी के कम होने की वजह से और एनीमिया की वजह से, ठीक है, तो ये 5 चीजों की वजह से सप्लाई कम हो रही है। तो पहला तो ए अपन ने लिखा था कि डिक्रीज सप्लाई कम होने के कॉजेज ये। अब मैं बात करूं अगर डिमांड बढ़ जाए तो 2 अलग अलग चीज है। एक चीज ये है कि कोई इंसान है, जैसे मैं हूं, एग्जांपल लीजिए, मेरे को 4 रोटी खाने के लिए चाहिए पर मुझे 4 रोटी की जगह 2 रोटी मिल रही है, तो एक तो सप्लाई कम हो रही है। अब पर मैं तो ये जिद लगा के बैठूं, नहीं मेरे को तो 4 ही चाहिए, तो मेरी डिमांड बढ़ रही, नहीं मुझे तो 4 चाहिए, भाई आगे से मुझे 2 मिल रही है पर मुझे तो 4 चाहिए, तो मेरी डिमांड, तो डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या क्या है, मान के चलो मैं तो कहूं मुझे तो 6 चाहिए, पर वहां से सप्लाई कितनी हो रही है, सिर्फ 2 हो रही है, और मुझे कितनी चाहिए, 6, तो दोनों अलग अलग है। इस्कीमिया किस वजह से होता है, डिमांड बढ़ने के कारण भी और इसकी वजह से भी, सप्लाई कम होने के कारण भी। भाई सप्लाई कम हुई तो मायोकार्डियल सेल्स को सप्लाई कम मिलेगी तो इस्कीमिया हो जाएगा। दूसरा कारण है कि मेरे को डिमांड ज्यादा है, भाई मेरे को तो ज्यादा काम करना है, मुझे तो ज्यादा ब्लड दो, ठीक है, तो मेरी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने के क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण है आपका वो देखिए टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, कितना 100 से ज्यादा, और हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो हार्ट रेट मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फास्ट करेगा, जितना फास्ट करेगा उसको भाई जितना ज्यादा वो जल्दी काम करेगा, जितना तेज काम करेगा उसको ब्लड भी उतना जल्दी चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा ब्लड चाहिए होगा क्योंकि पंप ज्यादा कर रहा है, ठीक, वर्क उस पर ज्यादा हो गया, तो वर्कलोड बढ़ा है तो उसको ज्यादा पंप करने के लिए ज्यादा ब्लड चाहिए, ज्यादा ब्लड चाहिए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। अब प्रॉपर सप्लाई तो हो ही नहीं पा रही, उसकी तो सिर्फ डिमांड बढ़ जा रही है, तो भी क्या हो सकता है, आपकी बीपी सॉरी मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टैकीकार्डिया की वजह से क्या होगा कि आपकी हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ेगी तो मायोकार्डियम जो है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, उस पर वर्कलोड बढ़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो डायस्टोलिक फिलिंग टाइम जो है कम हो जाएगा। डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम कैसे, अब ये समझना है, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन के टाइम पे फिलिंग टाइम, मतलब देखो आपको पता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसमें से पूरा ब्लड बाहर निकलता है, वो रिलैक्स होता है तो उसमें प्रॉपर ब्लड भरता है। एग्जांपल लीजिए इसमें ब्लड भर रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है तो इसमें 5 लीटर ब्लड भर रहा है, ठीक है, 1 सेकंड का ये टाइम ले रहा है, एग्जांपल के तौर पे 1 सेकंड का टाइम लेता है, उसमें 5 लीटर ब्लड भरा, फिर ये पंप करता है तो उसमें से 5 लीटर बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है। पर अगर मैं तेज कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगा तो कॉन्ट्रैक्शन जल्दी कराऊंगा तो ब्लड जो है वो जल्दी निकलेगा, और जो रिलैक्सेशन करने का जो टाइम है, भाई जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जो रिलैक्स करने का जो टाइम है वो नहीं मिलेगा, प्रॉपर ब्लड की जो फीलिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पर इसकी फीलिंग कम हो रही है, पर ये तो तेज तेज काम कर रहा है तो इसकी जो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और फीलिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज है, भाई हार्ट रेट बढ़ेगी तो मायोकार्डियल पे वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो जो डायस्टोलिक फिलिंग टाइम है, जो फिल भरने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, भाई हार्ट को तो ज्यादा चाहिए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो आपकी मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा, लंबे समय तक ये रहता है। तो
नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर टेंशन, बीपी के बढ़ने के कारण भाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो आफ्टर लोड बढ़ेगा, ठीक है। बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए भाई अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर लोड बढ़ रहा है भाई, लोड बढ़ने के बाद में वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है, तो आफ्टर लोड बढ़ेगा। आफ्टर लोड बढ़ेगा तो वेंट्रिकुलर की जो वॉल है उस पर स्ट्रेस बढ़ेगी, उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। भाई बीपी क्या होता है समझिए, जो वेंट्रिकल से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं फोर्सफुली और ब्लड को तेजी से फेंकते हैं। अब जो ब्लड तेजी से प्रेशर जो है, ब्लड जो है उसका जो है आर्टरीज के ऊपर कितना तेज प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर जो लगता है उसी को बीपी कहते हैं। तो अब एग्जांपल लीजिए मोटर है और कोई पाइप है, तो मोटर जितना तेज फेंकेगी उतना तेज प्रेशर जाएगा। तो मोटर कौन है यहाँ पे, हार्ट है, मतलब हार्ट जितना तेज पंप करके आगे पुश करेगा उतना तेज ब्लड आगे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क किस पे पड़ रहा है, वर्कलोड किस पे पड़ रहा है, मोटर पे पड़ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे वर्कलोड किस पे, हार्ट पे बढ़ रहा है। तो बीपी अगर बढ़ेगा तो मतलब आपके क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट पे वर्कलोड बढ़ रहा है, हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा तो वेंट्रिकल की वॉल जो है, लेयर है, ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल है, उस पे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होगी। भाई मोटर है, उसको ज्यादा काम कराओगे आप, ठीक है, उसको ज्यादा प्रेशर तक पानी पहुंचाओगे तो उससे क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसको वर्कलोड बढ़ेगा, उस पर वर्कलोड बढ़ेगा तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब तो ज्यादा काम करेगा। तो सेम चीज है हार्ट के साथ, हार्ट को ज्यादा काम कराओगे आप, उसके वॉल पे, उसके लेयर पे क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और लंबे समय तक अगर ऐसा रहेगा तो पेशेंट की मायोकार्डियल स्कीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता। अगर कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका एटीपी जो एनर्जी है वो ज्यादा कंज्यूम होगी। भाई एग्जांपल लीजिए, वेंट्रिकल्स को या एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है, एटीपी से। तो अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो एटीपी का कंजप्शन, एटीपी का यूज ज्यादा होगा, एटीपी ज्यादा यूज होगी तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई एटीपी कैसे बनती है, ऑक्सीजन से बनती है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो एटीपी ज्यादा बनेगी, ठीक है, एटीपी ज्यादा बनेगी तो कॉन्ट्रैक्शन सही होगा। पर यहाँ पे क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी है तो एटीपी का कंजप्शन ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फीवर। फीवर की वजह से कैसे, फीवर में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा गर्म होती है बॉडी। बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक जो रेट है, मेटाबॉलिक मतलब बॉडी के फंक्शन करने की जो क्षमता है, रेट होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनली अगर स्ट्रेस हो जाए तो जिस वजह से क्या होता है, इमोशनल स्ट्रेस होने की वजह से आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा और इन सब के बढ़ने की वजह से आपकी क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हो तो उस टाइम पे आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट तेज कॉन्ट्रैक्शन करता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उन सब की वजह से आपके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो है मैंने आपको इजी लैंग्वेज और बिल्कुल इजी से इजी लैंग्वेज जो हो सकती है मैंने उस तरीके से लिखवाई। अगर आप ऐसे एरो करके लिखते हो तो भी आपके लिए बहुत इजी होगा, मतलब आप इसको पूरे कंटेंट को एज इट इज आपको कॉपी में उतार कर लेते हो, ठीक है, कॉपी में लिख लेते हो तो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे कैसे ये डिजीज जो है ये होती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से ये होती है। तो पहले बात करते हैं किसी भी कारण की वजह से आपके कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो कम हुआ। भाई कोई भी कारण, एग्जांपल लीजिए ये कोई आर्टरी है, इस आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, इस ब्लॉकेज के कारण यहाँ से जो ब्लड फ्लो है, कोरोनरी ब्लड फ्लो वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कोरोनरी ब्लड फ्लो क्या हुआ, कम। कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, कम। ऑक्सीजन कम मिलेगा टिश्यूज को, यहाँ पे जो टिश्यू है उसको सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सप्लाई कम। सप्लाई कम तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, भाई इसको तो ज्यादा चाहिए, इसकी सप्लाई कम हो रही है, इससे क्या मतलब, इसको तो ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, भाई काम तो करना ही है हार्ट को काम करने के लिए, सप्लाई कम मिल रही है उससे क्या मतलब, ज्यादा चाहिए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, पेशेंट मायोकार्डियल स्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या कहेंगे, मायोकार्डियल स्कीमिया। भाई ऑक्सीजन की सप्लाई तो क्या हो रही है, कम, और डिमांड बढ़ रही है, उस स्थिति को स्कीमिया कहेंगे। तो स्कीमिया हो जाएगा। स्कीमिया हो जाएगा तो आप देखिए भाई, क्योंकि आपके वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन जो करते हैं, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वो दो तरीके से करता है, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक। सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, सेल्स में दो प्रोसेस चलती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी बनाना। भाई एनर्जी क्यों बनानी है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, पंपिंग करने के लिए एनर्जी बनानी है। अब एनर्जी बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का तरीका क्या होता है, ऑक्सीजन लेके एनर्जी बनाए, तो उसमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एटीपी बनती है, ज्यादा एनर्जी बनती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोबिक के थ्रू एनर्जी, वो एनर्जी बनती है। एरोबिक के थ्रू एनर्जी कैसे बनती है, भाई यहाँ पे देखिए, एरोबिक के द्वारा एटीपी बनती है, ठीक है, और एक एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक के द्वारा और एनारोबिक के द्वारा
दो तरीके से एटीपी बनेगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज करके अगर अपन एटीपी बनाए तो वो कौन सा प्रोसीजर होता है, एरोबिक। और बिना ऑक्सीजन के, अब क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो अपन को कौन सा प्रोसीजर यूज करना होता है, मतलब सेल्स कौन सा मेथड यूज करती है, एनएरोबिक, ठीक है। अब एनएरोबिक में क्या होता है, आपकी एटीपी तो बनती है पर कम बनती है, पहली चीज तो एटीपी कम बनेगी, मतलब एनर्जी कम बनेगी। तो अगर आपके इस्कीमिया होगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो एटीपी का प्रोडक्शन जो एटीपी जो है वो आपकी क्या बन रही है, कम बन रही है, तो एटीपी का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा तो अब आपके एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, भाई ये वाला जो मैकेनिज्म है ये बढ़ जाएगा, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा एटीपी बने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एटीपी बने। एटीपी तो बना नहीं है, अब ऑक्सीजन की अगर कमी है तो एरोबिक तो काम करना बंद कर दिया, अब कौन सा एनएरोबिक चालू हो जाएगा, और एनएरोबिक क्या करेगा, एटीपी बनाने का काम करेगा, ठीक है। अब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, तो एनएरोबिक से दिक्कत क्या है, इससे आपके दो चीज होती है, एक तो आपके H+ आयंस निकलते हैं और एक आपका लैक्टेट बनता है, दो चीजें एक्स्ट्रा बनती है, क्या क्या बनती है, एक तो H+ आयन और एक लैक्टेट, ठीक है। ये पूरी प्रोसीजर होती है, वो समझने की जरूरत नहीं है, आप इस शॉर्ट में तरीके समझ सकते हैं। भाई एनएरोबिक एटीपी तो बना देता है, एनर्जी तो बना देता है, पर उसकी दिक्कत क्या है कि एक तो H+ आयन एक्स्ट्रा रिलीज करता है और एक आपके लैक्टेट जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, लैक्टेट जो है वो बढ़ जाता है, तो इससे क्या हुआ, आपका लैक्टेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, लैक्टेट बढ़ा, और एक चीज क्या हुई, आपकी जो पीएच H+ आयन है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपके सेल के अंदर अगर H+ आयन बढ़ जाता है तो आपको पता होगा कि सेल जो है वो कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिक हो जाएगी तो अपन यहां क्या लिखेंगे, एसिडोसिस, मतलब कि आपके सेल जो है उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि H+ आयन क्या करता है, सेल को आपको एसिडिक बना देगा, सेल को अम्लीय बना देगा, और एसिडिक बना देगा। एसिडिक क्या होता है, पीएच जो होता है, अगर पीएच से कम, पीएच कम होता है तो एसिडिक, पीएच ज्यादा होता है तो बेसिक, तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, मतलब सेलुलर एसिडोसिस, मतलब आप सेलुलर एसिडोसिस भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन हो रहा है और एक आपका पीएच कम हो रहा है, मतलब सेलुलर एसिडोसिस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा। इंपेयर्ड का मतलब बिगड़ना, मायोकार्डियल जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिगड़ जाएगा। किस प्रकार से बिगड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर एसिड बढ़ जाएगा, अम्लीय, सेल की जो अम्लीयता अगर बढ़ जाएगी तो बढ़ने के कारण क्या होता है, आपकी ये आपके कैल्शियम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सेल के अंदर जो कैल्शियम रहता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम, उसको अफेक्ट करते हैं, सोडियम को अफेक्ट करते हैं, और अगर सोडियम और कैल्शियम जो है अगर वो अफेक्ट हो गए तो आपको पता है कि कैल्शियम जो है सबसे मेजर रोल प्ले करता है किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन कराने में। कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीजन क्या होता है, आपका सोडियम और कैल्शियम होते हैं। तो कैल्शियम की जो मात्रा है अगर वो कम हो गई, ठीक है, वो अफेक्ट हुआ या वो प्रॉपर जो है काम नहीं कर रहा है या कम हुआ, तो कम होने की वजह से क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता है वो बिगड़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन जो है मायोकार्डियम का वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और जैसे ही बिगड़ेगा तो उसमें आपको ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, ईसीजी चेंजेस, और साथ में ही पेशेंट के क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, मतलब आपके ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे और चेस्ट पेन होने लगेगा। और अगर चेस्ट पेन और ईसीजी चेंजेस आपके दो चीजें अगर आपको देखने को मिलती है तो आपको समझ जाना है भाई किसी के हो सकता है हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो या कोई आर्टरी के अंदर दिक्कत हो, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में कोई खराबी हो जिस वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर ये लंबे समय तक रहता है, इफ प्रोलॉन्ग, अगर लंबे समय तक यही प्रोसीजर चलता रहता है तो पेशेंट के क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब कि हार्ट अटैक आ जाएगा, पेशेंट के हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है। तो क्या हो सकता है, पेशेंट के एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आपको एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं। किसी भी कारण की वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ी, मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ, मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ तो एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन कम हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हुआ तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हुआ, वो चालू हुआ, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपका लैक्टेट जो है उसका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, लैक्टेट बढ़ेगा तो पीएच जो है सेल का वो कम होने लग जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ने के कारण आपकी इसी चेंजेस देखने को मिलेंगे, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, और अगर लंबे समय तक ये रहता है तो पेशेंट के एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलेगा, मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा, सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी, सेल की इंजरी हो जाएगी। सेल की डेथ अगर हो गई तो जो सेल, जिस पार्ट की डेथ हो गई, जिस टिश्यू की डेथ हो गई, वापस रिकवर नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब आपकी जो प्रॉपर पंपिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, जिस पार्ट की डेथ हुई है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देगा, तो उससे दिक्कत होने लग जाएगी, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है, इन सब कॉजेस का ध्यान रखना, और ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी आपको ऐसे कैसे लिखनी है, ठीक है। ये सफिशिएंट कंटेंट, आप इसको
इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में और क्या क्या चीजें जो पेंडिंग रह रही है वो सब अपन कंप्लीट इसमें पढ़ते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में, आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिम्टम्स इस मायोकार्डियल इस्कीमिया के। तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या डायग्नोसिस होगा और कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज अपन इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या सिम्टम्स रहेंगे आपके मायोकार्डियल इस्कीमिया के। मतलब अगर किसी पेशेंट के मायोकार्डियल इस्कीमिया है, ठीक है, तो अगर उसके क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया है तो क्या ईसीजी चेंजेस या फिर क्या क्या आपको उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो लक्षण की पहले बात करते हैं, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वो है आपका चेस्ट पेन। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, छाती में होगा, चेस्ट पेन होगा, डिस्कंफर्ट होगा, ठीक है, चेस्ट में डिस्कंफर्ट होगा, बेचैनी वगैरह होगी। उसके अलावा पेन रेडिएटेड टू लेफ्ट आर्म, शोल्डर, नेक एंड जो दर्द होगा वो ऐसा नहीं है कि चेस्ट में ही होगा लेफ्ट साइड में, वो आपके लेफ्ट साइड के जॉ में, ठीक है, जबड़े में, ठीक है, नेक में, शोल्डर में और आर्म में, पूरे मतलब पूरे लेफ्ट साइड में जो दर्द है एक जगह से दूसरी जगह फील होगा आपको, ठीक है। शोल्डर में भी दर्द होगा, आपके नेक में भी होगा, ठीक है, आपके जॉ में भी, जबड़े पे भी होगा और आपके आर्म में भी होगा। तो आपके लेफ्ट साइड में पूरी तरीके से दर्द होगा, इवन बैक में भी हो सकता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी पेशेंट को, ठीक है, डिस्पनिया होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। और मेनली क्या हो, कब होगी ये, जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, थोड़ा सा वर्कलोड फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करेगा तब उसके दर्द ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फैटिग, थकान होगी पेशेंट को। उसके अलावा वीकनेस, कमजोरी आएगी। पल्पिटेशन मतलब हार्ट रेट जो है वो, ठीक है, इरेगुलर हो जाएगी, रिदम इरेगुलर हो जाएगी पेशेंट की। उसके अलावा नोज, जी घबराएगा, वॉमिटिंग, उल्टी आएगी। उसके अलावा बात करते हैं डिजीनेस, चक्कर वगैरह आएंगे। तो ये सब लक्षण आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं भाई पेशेंट के मायोकार्डियल इस्कीमिया है या नहीं है। तो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं आप, फिजिकल एग्जामिन करके पेशेंट को फिजिकल एग्जामिन करेंगे। भाई सबसे पहले पेशेंट को आप देखेंगे, उसके क्या क्या चेंजेस है वो देखेंगे, बाहर से उसको फिजिकल एग्जामिन करेंगे। उसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसके क्या बीमारी थी, पहले कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो हिस्ट्री वगैरह लेंगे उससे। उसके अलावा फिर उसमें ईसीजी कराएंगे, पेशेंट की क्या कराएंगे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से कैसे पता लगेगा भाई, जैसे किसी पेशेंट की अगर आप मायोकार्डियल इस्कीमिया है, ठीक है, तो उसके क्या होता है, एसटी सेगमेंट जो रहता है, ये आपका PQRST, ये आपका P है, ये QRS एंड ये T वेव। तो ये जो सेगमेंट है, इस पार्ट को अपन कहते हैं ST सेगमेंट। क्या कहते हैं, ST सेगमेंट, इस वाले पार्ट को। तो ये ST सेगमेंट जो है अपनी जगह से डिप्रेस नीचे की तरफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए जो ST सेगमेंट है, ये आपका ST सेगमेंट अपनी जगह से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको अपन कहते हैं ST सेगमेंट डिप्रेशन। तो आपको ECG में क्या देखने को मिलेगा, ST सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा T वेव इन्वर्जन, T वेव इन्वर्जन मतलब T वेव आपको जो पॉजिटिव है वो उल्टी देखने को मिल सकती है, इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपको दो चेंजेस मेनली देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर। और अगर आपको इसके ECG चेंजेस के बारे में पढ़ना है तो मैं साथ में अटैच कर दूंगा आपको, ECG की वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि किस प्रकार के ECG चेंजेस दिखते हैं, ये सब चेंजेस क्यों होते हैं, तो वो ECG वाली वीडियो में है, मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगा आपको वो वीडियो, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टी वेव इन्वर्जन। उसके अलावा कार्डिक बायोमार्कर्स, अगले टेस्ट क्या करेंगे, कार्डिक बायोमार्कर्स। कार्डिक बायोमार्कर्स से कैसे पता लगेगा भाई, क्या होता है आपके हार्ट की जो लेयर्स है, ठीक है, मायोकार्डियम में अगर वो डैमेज हो जाती है तो कुछ एंजाइम्स रिलीज होती है, ठीक है, वो एंजाइम्स अगर ब्लड में मिलती है, मतलब कार्डिक बायोमार्कर्स कैसे टेस्ट होता है जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ब्लड के अंदर अगर कार्डिक बायोमार्कर्स जैसे कि एंजाइम्स जो है वो अगर मिलती है, इसका मतलब हार्ट डैमेज हुआ है, ठीक, हार्ट के कोई टिश्यूज डैमेज हुए। अगर वो नहीं मिलते, उनका अमाउंट नहीं मिलता ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। तो कार्डिक बायोमार्कर्स अपन टेस्ट करेंगे। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसी प्रकार की टेस्ट होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स दी जाती है, ठीक है, एक प्रोब होता है, प्रोब को चेस्ट पे रखा जाता है जिससे हार्ट के अंदर क्या एब्नॉर्मलिटीज है उसका पता लगाया जाता है। तो वो सब डिटेक्ट करेंगे भाई क्या क्या दिक्कत हो रही है, पेशेंट के कितना हार्ट पंप कर रहा है, वो सारी चीज अपन पता कर सकते किसे, इकोकार्डियोग्राफी से, ठीक है, एक टाइप की सोनोग्राफी जैसे ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, TMT जिसको कहते हैं ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट। इसमें पेशेंट को क्या होता है, ट्रेडमिल जो होती है, जो रनिंग करने वाली जो मशीन होती है, उस पर भगाया जाता है, उस पर भगाते हैं और साथ में ECG और BP जो है उससे कनेक्ट किया जाता है पेशेंट से। तो जैसे ही पेशेंट उस मशीन पे भागता है तो पेशेंट की जो है हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है, क्योंकि रनिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसकी वर्कलोड बढ़ेगा हार्ट पे, और वर्कलोड बढ़ेगा तो हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा तो हार्ट की डिमांड बढ़ेगी, और अगर उसके ब्लॉकेज होगा तो उसके ECG में चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेस्ट पेन होगा तो उससे अपन पता कर सकते हैं भाई पेशेंट के ब्लॉकेज है या नहीं है, तो अपन TMT करेंगे, ठीक है, जिसको अपन स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, कोरोनरी
एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब कोरोनरी जो आर्टरी है, ठीक है, एग्जांपल लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज है तो एक जो है वायर दिया जाता है, कैथेटर दिया जाता है अंदर की तरफ, जिससे पता लगाया जाता है भाई कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। अंडर एक्सरे के अंडर ये सारी प्रोसीजर चलती रहती है। उसमें क्या होता है कि कैथेटर अंदर दिया जाता है आर्टरीज के अंदर। वो दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो फीमोरल आर्टरी से दे सकते हैं, रेडियल आर्टरी से, ब्रेकियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से दे सकते हैं। तो यहां से दिया जाता है और वो जो कैथेटर है वो आपके हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट की आर्टरी तक पहुंचता है, जैसे कि कैथेटर जा रहा है। तो अगर ये कैथेटर जो है यहाँ पे क्या जाने के बाद में क्या करता है, ये इंक रिलीज करता है। यहाँ पे क्या करता है, ये इंक रिलीज करता है, इंक छोड़ता है। तो जैसे इंक छोड़ता है, ठीक है, तो अगर कोई ब्लॉकेज होगा तो आपकी आर्टरी के अंदर पता लग जाएगा, और ब्लॉकेज अगर नहीं होगा तो इंक जो प्रॉपर इंक अपन को देखने को मिलेगी, और अगर ब्लॉकेज होगा तो जो इंक है वो थोड़ी सी इफेक्ट देखने को मिलेगी, मतलब जहां ब्लॉकेज होगा वहां से आगे इंक दिखेगी नहीं अपन को, ब्लॉकेज अलग से दिख जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी अपन करते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, किस प्रकार से अपन को कौन कौन सी ड्रग्स देनी होती है। तो सबसे पहले है, अगर किसी का मायोकार्डियल इस्कीमिया है तो पहले अपन क्या देंगे, नाइट्रेट्स देंगे। नाइट्रेट्स क्या करेंगे, वेसोडाइलेशन। भाई आपको पता है कि कोरोनरी मायोकार्डियल इस्कीमिया क्यों हो रहा है, आपके ब्लॉकेज हुआ, ब्लॉकेज होने की वजह से आर्टरी जो है वो कम हो गई, इसका स्पेस कम हो गया, तो आगे जो ब्लड है वो धीरे जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, आर्टरीज को डायलेट करा देंगे। क्या करा देंगे, डायलेट करा देंगे। डायलेट मतलब चौड़ा, ठीक है। तो आर्टरी अगर चौड़ी हो जाएगी तो जो सप्लाई है वो प्रॉपर बढ़ने लग जाएगी, मतलब सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मतलब वेसल्स का डायलेट होना। तो अब ये क्या कराते हैं, नाइट्रेट्स क्या करती है, कोरोनरी वेसोडाइलेशन, कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करा देती है। उसके साथ में अपन कह देंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या करेगी, देखो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का मतलब जो प्लेटलेट्स को जमा ना होने दे। प्लेटलेट एक जगह इकट्ठी होती है तो क्या बनता है, थक्का बनता है। भाई थक्का क्यों बनता है, प्लेटलेट की वजह से। तो प्लेटलेट जमा ना हो ऐसी ड्रग्स देंगे जो प्लेटलेट को नहीं जमने दे। कौन सी ड्रग्स होती है, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल। कौन सी, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, जो क्या करेंगे, रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को कम कर देगी। उसके अलावा अपन क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेगी, आपकी हार्ट रेट को कम करेगी। हार्ट रेट अगर कम होगी तो वर्कलोड कम होगा, वर्कलोड कम होगा तो हार्ट की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, वो क्या करेगी, आपके ऑक्सीजन की डिमांड को कम करेगी और वेसल्स को डायलेट कर देगी, ठीक है। ये भी क्या करती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है और ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देती है। उसके अलावा अपन क्या देंगे, स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कम कर देगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हुआ तो पेशेंट के जो ब्लॉकेज है वो भी कम होने लग जाएगा। उसके अलावा एसी इनिबिटर्स और एआरबीएस। एसी इनिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स और एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एआरबीएस। मतलब ये ड्रग्स क्या करती है, ये आपकी बीपी को कम करने का काम करती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है। तो बीपी अगर कम होगा तो जैसे ही आपकी ये दोनों क्या करती है, कंट्रोल, बीपी को कंट्रोल करती है। बीपी अगर कंट्रोल होगा तो हार्ट पे वर्कलोड कम पड़ेगा, वर्कलोड अगर कम रहेगा तो हार्ट को जो है प्रॉपर सप्लाई, डिमांड जो हार्ट की वो भी कम होगी। भाई वर्कलोड कम तो डिमांड भी हार्ट की कम, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पेशेंट को रिलीफ मिला सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। अगर अपने पास ये ड्रग्स है तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, सर्जरी में अपन दो चीज कर सकते हैं, पीसीआई और सीएबीजी। पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन का मतलब, जैसे आपको पता है कि आर्टरी के अंदर, ये आपकी आर्टरी के अंदर क्या हो गया, ब्लॉकेज है। तो इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए पहले तो इस ब्लॉकेज को हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, स्टंट डाल देते हैं, ठीक है, छल्ले जिसको कहते हैं। तो वो स्टंट डाल देंगे तो स्टंट से क्या होगा, आर्टरी जो है एक जाली टाइप जो है आर्टरी के अंदर डाल देंगे, जिससे क्या होगा, आर्टरी चिपकेगी नहीं, ब्लॉकेज नहीं होगा और आर्टरी प्रॉपर खुल जाएगी, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है। उसके अलावा अपन क्या करेंगे, सीएबीजी। सीएबीजी मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जो बाईपास सर्जरी होती है। भाई अपन ने स्टंट डाल दी, स्टंट डालने के बाद में भी आपको पता है कि भाई आर्टरी में ब्लॉकेज हो रही है, तो अपन क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा आर्टरी जो है यहां से कनेक्ट कर देते हैं ताकि सप्लाई प्रॉपर पहुंचे। मतलब एक एक्स्ट्रा आर्टरी जो है कहीं और से हटा के हार्ट के वहां पे लगा देते, हार्ट के अंदर लगा देते हैं ताकि जो सप्लाई है प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बाईपास सर्जरी कर देंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इन सब चीजों से हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है अगर इसको इस्कीमिया को सही नहीं करते। तो सबसे पहला जो है वो तो आपको पता है कि अटैक आ सकता है, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है अगर इस्कीमिया को ट्रीट नहीं करते। उसके अलावा क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है। अरिथमिया मतलब रिदम इरेगुलर हो सकती है, रेट इरेगुलर हो सकती है। उसमें सबसे मेनली कौन सा होता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसको वीटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वीटी। तो पेशेंट के वीटी हो सकता है, और अगर वीटी हो गया तो वेंट्रिकल की रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो वीटी हो सकता है। उसके अलावा कंडक्शन ब्लॉक, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचती है हार्ट के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है तो उनमें ब्लॉक हो सकता है। एवी नोड ब्लॉक हो सकता है, एसी नोड ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। अब ब्लड अगर कम जाएगा तो जो कंडक्शन सिस्टम है अपना वो
पूरा ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, पेशेंट की जान जा सकती है। उसके अलावा वेंट्रिकुलर फेलियर, वेंट्रिकुलर फेल हो सकता है क्योंकि उसको सप्लाई कम मिल रही है, सप्लाई कम मिलने के कारण उसका फंक्शन कम हो सकता है और वो ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट की वजह से अगर बॉडी के अंदर, हार्ट के फेल होने की वजह से, हार्ट के अंदर खराबी होने की वजह से बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट के हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से हो सकती है, अपने ये सारी चीज किस वजह से होती है, मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से, ठीक है। तो अपन ने पूरे टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, उसके कॉजेस पढ़ लिए, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लिए, उसके अलावा उसके सिम्टम्स पढ़ लिए हैं, उसके डायग्नोसिस पढ़ लिए, ट्रीटमेंट पढ़ लिया, कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं। तो कंप्लीट जो अपना टॉपिक है वो कवर हो चुका है, ठीक है। ये सफिशिएंट नोट्स है, अगर आप इसको प्रॉपर कॉपी के अंदर लिखते हैं तो प्रॉपर कंटेंट है, ये आपके 5 नंबर 10 नंबर के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर कंटेंट है, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट। एंड अगर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक भी आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पैथोलॉजी का कौन सा वाला पढ़ना है, तो वो अपन कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।